नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला और बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर एक्शन। लेकिन उससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जलंधर एरिया, मिठापुर, संसारपुर, कैंट एरिया सारा हॉकी का गढ़ है। हॉकी उत्थे हॉकी नाल रिलेटेड मूवमेंट है ना। तो एथलैटिक्स दे विच साडे लुधियाने दे विच एथलैटिक्स के बहुत बड़े ग्राउंड बनाए जा सकते हैं। इस तरह पिंडां दे विच जिवें चक्कर पिंड है, उन्होंने अपना एक क्लब बनाया हुआ है। उत्थे बहुत सारी ट्रेनिंग चलदियां ने और बच्चे खेडां बदल पंजाब दियां 28 तो फिर शुरू हो जाएगियां। फिर वो बहुत सारे बच्चे निकल के आउणगे स्कूलों तो, तहसीलों चों, जिलों चों, वो अगे जाएंगे। सो खेडों प्रति पंजाब सरकार जी है वो हमेशा अपने दरवाजे खुले रखूगी और जो मर्जी इन्होंने नौकरियां भी, इन्होंने तरक्कियां भी। नौकरियां कई बार नौकरियां मिलिया होंदियां ने तो अगले मैडल वारी ये लगता है कि हुण मैनूं की मिल जूगा, तरक्कियां भी देवांगे। मैनूं अज गल कीती हरमन ने मेरे नाल। सो जिथे डिजर्व करते हैं नाल ये भी है, हजे खेडी जाओ। ये ना होवे तुहानूं नाकिआं ते ड्यूटी लगी होवे तुहाडी, है ना, तुसीं उत्थे नाकिआं ते लोकां नूं हत्थ दिंदे फिरदे हो। जिन्ना चिर हॉकी खेडनी है पहले खेड लो, नौकरी किते नहीं जाती। जिन्नी समझ लो जे खेडी जाने हो थोड़ी सीनियोरिटी जिहड़ी है वो इधरों पुलिस वाली वधी जाऊगी। समझ लो पंजाब पुलिस खेडण गई हुई है, 4 ने ना पंजाब पुलिस वाले, 4 प्लेयर पंजाब पुलिस के ने इस टीम दे विच। मैं एक पुराना कीता सी हाकी वाले जितते क्यों नहीं, मैं हाकी तो नहीं जिते, ये तो पंजाब पुलिस नूं अगे आना पਊ। कहंदा किवें? मैं हाकी फेडरेशन नूं चाहीदा है कि घट्टो घट्ट 7-8 पंजाब पुलिस के प्लेयर विच पाउण टीम च, फिर किते आऊ मैडल। वो कहंदे फिर किवें, मैं वधिया प्लेयर ने। मैं नहीं, जे नहीं जितणगे तो खो के तो ले आउणगे ना। तो हुण 4 ने, बेल्जियम वाले भी डर गए होणगे भी 4 तो पंजाब पुलिस वाले ही ने। सो मैं एक तुहानूं बड़ी फनी गल सुणाउणा, मेरे डैडी ने सुनाई सी मैनूं। पहला एक कोई सीगा कि 8-8 जिवें हुण 8 ने, 5-7 प्लेयरां दे चिट्टे रंग के रुमाल बन्ने हुंदे सी। 5-7 प्लेयरां दे घट्टो घट्ट हर बार तो टीम 7-8 ही रहे है। 5-7 प्लेयरां दे चिट्टे रुमाल बन्ने हुंदे सी, बाकी ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲ ਕੱਟੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਚ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਦੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕੱਪੜਾ, 4-5 ਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 1। ਗਾਹਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। वो कहना नहीं नहीं यूनीफॉर्म एक ही है, आ जेड़ा बन्ने हुए ना ये मतलब वेरी डेंजरस प्लेयर। और सीधे चलते हैं अयोध्या। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। 3800 स्ट्रीट लाइट चोरी हो गई, यानी अयोध्या की जनता को और अयोध्या वासियों को कटघरा में खड़ा करने का ये प्रयास ये विपक्षी दलों के लोग करते हैं। सच्चाई क्या थी? वेंडर को मार्च तक स्ट्रीट लाइट लगानी थी, चुनाव के कारण नहीं लगाया। बाद में उसने विपक्षी दलों के साथ मिलकर के ये साजिश की कि ये पैसा निकाल सके, नहीं हो पाया तो उसने छोटी सी ई कंप्लेंट कर दी। लेकिन अब वेंडर ही शिकंजे में आ गया है, अब उनके आकाओं को भी हम शिकंजे में लेंगे। कौन थे इसके पीछे जो अयोध्या को बदनाम कर रहे थे? और ये अयोध्या को बदनाम करने वाले वही लोग हैं जिन लोगों ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जिन लोगों ने अयोध्या को लहूलुहान किया था। ये वही लोग हैं जो लोग बड़ी बेशर्मी के साथ एक चिकित्सक, एक डॉक्टर के साथ, एक महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत पर बेशर्मी के साथ उन जल्लादों का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जाके पिछड़ी जाति की बेटी के साथ हुए हैवानियत पर उन दुष्कर्मियों के साथ खड़े हैं, कहते हैं निर्दोष है। आपने लखनऊ की घटना भी देखी होगी। लखनऊ में एक बेटी अपने पिता के साथ और भाई के साथ बाइक से जा रही है, अचानक बारिश हो गई, पानी जमा हो गया, जबरदस्ती पानी फेंक करके फिर उस बेटी को गिरा दिया जाता है। और तब मैंने कहा था, तब भी मैंने वहां कार्रवाई की थी और मैंने कहा था कि इन लोगों की बुलेट ट्रेन चलेगी कायदे से। जब उस अपराधी को पकड़ा
तो समाजवादी पार्टी का मुखिया उस अपराधी के साथ खड़ा हो गया, कहता हूं निर्दोष है, यानी निर्दोष। इन्होंने हर दुष्कर्मी को, हर अपराधी को निर्दोष साबित करना अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये यूपी में नहीं होने पाएगा। उत्तर प्रदेश बदल चुका है, नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को विकास की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। और परिवर्तन की इसी अभियान को जोड़ने के लिए युवाओं की ऊर्जा और उसकी क्षमता का लाभ हम देश के विकास के लिए बना सकें, उपयोग कर सकें, उत्तर प्रदेश को भारत का ग्रोथ इंजन बना सके, इसके लिए हम लोग इस रोजगार मेले के माध्यम से आपको जोड़ने के लिए आपके बीच आए हैं। आज मुझे प्रसन्नता है, मैं तो सोच रहा था कि इतनी सुबह रात्रि भर बारिश पड़ी, कैसे कार्यक्रम हो पाएगा, लेकिन मैं आपका अभिनंदन करूंगा और आप सबके उत्साह के लिए आपका मैं अभिनंदन करूंगा कि आपने यहां पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल भी बनाया और रोजगार के साथ जोड़ करके अपनी ऊर्जा का परिचय भी दिया, प्रतिभा का परिचय भी दिया। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बरसात, कोई आंधी आपका मार्ग नहीं रोक सकती है, साबित आपने किया है। और वैसे भी कल रक्षाबंधन है, आज सायकाल से लेकर के कल सायकाल तक हमारी सरकार ने बेटियों के लिए और बहनों के लिए परिवहन निगम की बसेज में फ्री में यात्रा की व्यवस्था की है। रक्षाबंधन में वे अपने मायके जा सकें, घरों में जा सकें। भाई वहां पे एक पार्किंग हो गया, उसको बंद करवा दो। आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, कुछ होगा नहीं वहां। तो ये व्यवस्था कर दी है, कल ये व्यवस्था हम लोग रहेंगे। आप सबको मैं रक्षाबंधन की अपनी शुभकामना देता हूं। दूसरा, 26, 23, 24 और 25 को और 30, 31 को पुलिस की भर्ती होगी। जो भी इच्छुक हैं, जिन्होंने फॉर्म भरे हैं, वे अपनी भर्ती की प्रक्रिया के साथ जुड़ें। और 26 और 27 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम भी होगा। भगवान कृष्ण ने तो एक ही बात कही थी कि परित्राणाय साधूनाम और विनाशाय च दुष्कृताम। भगवान राम ने भी यही कहा था, निस्सरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। और भगवान राम के इन संकल्पों के साथ ही हम लोग अपने जीवन का हिस्सा बना करके जो देश के हित में बाधक है, जो समाज के विकास में बाधक है, जिन लोगों ने गरीब को, नौजवान के, बेटियों के हितों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, पूरी शक्ति के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता के साथ मैं नौजवानों को फिर से आश्वस्त करता हूं, सरकार आपके साथ में है। आज यहां पे हजारों नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित हुए हैं। कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हो गए हैं, शेष को यहां पर हमारे मंत्रीगण नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे। आज आपके उत्साह के लिए एक बार फिर से मैं आपको बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामना देते हुए रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप सबको मैं अग्रिम बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय प्रभारी मंत्री जी तथा इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह जी से कि स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। और अयोध्या से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर आप सुन रहे थे। और बात करेंगे शिक्षक भर्ती पर एक्शन। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार सक्रिय हुई है। छुट्टी के दिन शिक्षा निदेशालय खुला रहा। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपात बैठक करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की चयन सूची नए सिरे से बनाने के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग में हलचल तेज हो गई है। छुट्टी के दिन बेसिक शिक्षा निदेशालय खोलकर महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग व शासन के प्रमुख अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।
सरकार इस मामले में महाधिवक्ता से भी राय लेगी और उसके बाद इस मामले में आगे बढ़ेगी। कल हुई बैठक में एक तरफ जहां इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के बारे में चर्चा हुई है, मुख्यमंत्री के साथ आज होने वाली बैठक में इसमें सभी पक्षों पर चर्चा होगी। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से प्रेजेंटेशन तैयार किया जा रहा है, जो कि सीएम के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं शिक्षक भर्ती पर एक्शन चर्चा ऐसी पर। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं आजम खान जी, प्रवक्ता सपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदीप मिश्रा जी नेता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राज शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस, हिमांशु दुबे जनरल अभ्यर्थी, शिखा पाल ओबीसी अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हिमांशु दुबे जी से करना चाहते हैं। हिमांशु, जो कल कोर्ट की तरफ से फैसला आया है उस पर सबसे पहले तो क्या कहना है? मैम, हम लोग जो कोर्ट का जो कल डीवी का जो फैसला आया है और हम लोग सवर्ण वर्ग के अभ्यर्थी हैं और हम लोग जो है इस लड़ाई को जो है 2022 से कंटिन्यू लड़ रहे थे, सिंगल बेंच से डबल बेंच, और ये हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है एक निराशाजनक जो है एक फैसला है। और यहाँ पे जो है हम लोग का जो कंटेंशन था, जो हम लोग की वो थी, जो मेन इशू था वो ये था यूआर पे सीटों को लेकर के कि यूआर पे जो है यूआर पे सिलेक्शन का आधार क्या होना चाहिए और जो हमारे जो पॉइंट्स जो हमारे अधिवक्ताओं द्वारा कोर्ट में रखे गए थे उसको जो है इग्नोर किया गया है। और ये हम लोग एक मतलब यूआर अभ्यर्थी के नाते मतलब जो है ये हम लोग के लिए एक जो है निराशाजनक मतलब वाला फैसला रहा है। ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं, हाँ, शिखा पाल जी का रुख करते हैं। शिखा, ये जो कोर्ट का फैसला आया है इसको कैसे देख रहे हैं आप? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला 2-3 साल से हम देख रहे हैं, अभ्यर्थी इसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, तमाम चीजें, मामला कोर्ट में चला गया। सरकार से आप लोगों ने बहुत गुहार लगाई, कोई काम नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ इस पर। और अब जो हाई कोर्ट का फैसला आया है कि अब नए सिरे से सूची जारी की जाएगी, तो उससे कितना फर्क पड़ेगा? शिखा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, हाँ जी मैम, ये कहना था कि जो पहले की सूचियां जो जारी करी थी शिक्षक भर्ती की, उन सभी को रद्द करते हुए क्वालिटी पॉइंट के आधार पर ये आरक्षण अधिनियम 1994-3-6 के आधार पर सूची जारी करने की बात कही गई है। और जो जनरल वर्ग के बच्चे हैं जो जिन पहले से कर रहे हैं, 4 साल से नौकरी कर रहे हैं, उनको सत्र के एंड तक मतलब जब तक सत्र चल रहा है तब तक उनको रखने की बात है, उसके बाद उन लोगों को हटाने की बात की जा रही है। तो मैम, मेरी अगर नजर से देखा जाए, अगर आप लोग जानते हो कि मैंने पानी की टंकी निषादगंज में 2021 से हम लोगों का धरना स्टार्ट हुआ था आपका 2022 तक जनवरी तक। तो मैम, हमारी तो ये मांग थी कि हमारी लगभग 22,000 सीटों की मांग रही है कि हम लोग के ज्यादा से ज्यादा बच्चों का चयन उसमें सुनिश्चित हो सके। मैम, उसी मुहिम को लेकर मैं आंदोलनरत थी और आज तक हम सभी संघर्षशील साथी हिमांशु जी, नितेश सिंह गौड़ जी। नहीं तो ये जो नए सिरे से सूची बनेगी, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मैम, नए सिरे से सूची जो बनेगी मैम, इससे यही चीजें हैं कि अब देखना है कि सरकार किस कट ऑफ को मानती है कि जो 27-21 के आरक्षण घोटाले की बात कही गई थी वो कहां तक पूरी की जाती है, उसमें 6800 बच्चों को इंक्लूड करते हुए बनाई जाएगी। मैम, ये तो उनके ऊपर निर्धारित करता है कि वो लास्ट कट ऑफ किसको मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अभी वो उसका रुख क्लियर नहीं हुआ है कि उसमें कितने बच्चों का चयन होगा और कितने चयनित रह जाएंगे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को एक चीज बताना चाहती हूँ कि मैम, पिछले 4
60 साल से हम लोग पीड़ित हैं। जब हम लोगों को हमारी सीटें नहीं जोड़ी क्योंकि सरकार के पास रिक्त पद पड़े हुए हैं, अगर वो मामला सॉर्ट आउट करना चाहती तो वहीं से कर सकती थी, वहां से नहीं किया तो उसके बाद हम लोग सिंगल बेंच गए, उसके बाद डबल बेंच गए। हम लोग का यही मानना था, जब आप आरक्षित वर्ग के हितैषी है, आप आरक्षित वर्ग को सीटें दे रहे थे 6800, तो हमारी यही मांग थी कि उसी के कंपैरिजन में आपको लगभग पैरेलल उसी की सीटें आपको आरक्षित वर्ग को देते हुए साथ में 600-700 बच्चे जो जनरल वर्ग के, दोनों ही मामले सॉर्ट आउट हो जाते। हमने ये अल्टीमेटली कोर्ट से भी आपको राहत नहीं मिली है शिखा? मैम अभी हमें कोई राहत नहीं मिली है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से सरकार को सुझाव है, शायद अधिकारियों ने कभी उनको ये बात नहीं बताई, इस मैटर का 69,000 जो गले की हड्डी सरकार के लिए बनी हुई है, अगर उनको याची लाभ दे दिया जाता हाई कोर्ट डबल बेंच से, तो आज चारों तरफ से चौतरफा योगी जी को घेरा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। और जो विपक्ष के नेता है, मैं शायद हो सकता है राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, ऐसा नहीं है। हमने सारे नेताओं के पास, जो विपक्ष के भी नेता, उन तक भी अपना मुद्दा पहुंचाया। ये बार बार बोला कि सर आप हम लोग की गुहार लगाइए, कैसे भी आज चलिए ठीक है, वापस शिखा जी वापस आते हैं, आजम खां का रुख करते हैं। मुझे याद है बहुत अच्छे से अखिलेश यादव ने ये 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर काफी गंभीरता दिखाई थी आजम खान जी, और कहा था कि हम इस पर 69,000 शिक्षक के साथ है, और इस तरीके का ट्वीट वगैरह उन्होंने सोशल मीडिया पर उस टाइम पर किया था, पोस्ट वगैरह कर रहे थे। अभी जो कोर्ट का फैसला आया है उसके बाद क्या कहना है? देखिए मैडम, जो ये 69,000 में आरक्षण का मसला है, ये शुरू से चला आ रहा है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि इसमें आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, और सिंगल बेंच ने भी कहा, वही बात डबल बेंच ने भी कहा। देखिए, अगर सरकार को अनरिजर्व कैटेगरी के लोगों को नौकरी देनी है तो उन्हें सीटें बढ़ानी चाहिए थी। किसी का एतराज इस बात पे नहीं है कि अनरिजर्व लोगों को नौकरी न दी जाए। एतराज इस बात पे है कि आरक्षण के जो नियम है उनका पालन किया जाए, और नियमानुसार जो अभ्यर्थी को मेरिट में आना चाहिए था वो आए नहीं। इसी सारी लड़ाई इस बात की है। लड़ाई दरअसल भाजपा जो है, भाजपा लड़ाई को दूसरा एंगल देना चाहती है। ये सवर्ण बनाम पिछड़ा देना चाहती है। ये सवर्ण बनाम पिछड़े की लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया गया, और डबल बेंच की सरकार, हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने यही कहा कि आपने आरक्षण के नियमों की अनदेखी की है। उसके बावजूद भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व के सरकार के लोग हैं वो इस पे भी अध्ययन करने की बात कर रहे हैं, जबकि इनके दूसरे नेता केशव मौर्य, अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर ये स्वागत करते दिख रहे हैं। यानी उनके अंदर खुद अभी जो है एक दूसरे की खींचतान चल रही है। आजम खान जी एक मिनट वापस आते हैं। प्रदीप मिश्रा जी, आपने उल्लंघन किया, नियमों की अनदेखी की, उस टाइम 69,000 लोगों की बात नहीं मानी, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अब नए सिरे से सूची बनाने की बात कही जा रही है। जो मामला है वो जस का तस है, जो अभ्यर्थी है उनको प्रॉब्लम हो रही है, जो शिक्षक है उनको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से। यासी जी के न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बेंच है, लखनऊ बेंच, वो शुक्रवार को जो फैसला आता है कि 69,000 जो शिक्षक भर्ती की जो हम लोग परीक्षा कराए थे 6 जनवरी 2019 को, और उसमें जो कट ऑफ आई थी आरक्षित का 66.73 और अनारक्षित का 67.11%, और 1 जनवरी 2020 को इसकी चयन सूची जारी होती है, और इसके नियमित जो सूची आती है, हम लोग 68,000 शिक्षकों की भर्ती करते हैं। तो कुछ याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाली थी कि जो है जो भी चयन प्रक्रिया है इसमें जो है आरक्षण में अनियमितता करते हुए सरकार ने नियुक्ति दी है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सरकार आरक्षण को लेके पूरा जो है गंभीर है, और आरक्षण को लेके संज्ञान में रखते हुए ये गंभीरता पहले क्यों नहीं दिखी प्रदीप जी? यही तो सवाल है ना कि ये गंभीरता आपने पहले क्यों नहीं दिखाई, आपने सीरियसली नहीं लिया। 2021 से लेकर अब तक 2024 में आके खड़े हो गए हैं। अगर आप इतने गंभीर थे, 4 साल लग जाता है क्या किसी चीज को गंभीरता से लेने में? प्रक्रिया जो थी वो पूरी आरक्षण नीति के तहत की गई थी। कुछ नहीं किया गया है। ये 69,000 लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे,
न जाने कितनी बार हमने इस पर चर्चा की है, कुछ नहीं हुआ। 69,000 में 68,000 नियुक्ति करने का हम लोगों ने काम किया है मैडम। और माननीय उच्च न्यायालय ने जो संज्ञान में लेके, याचिकाकर्ताओं को संज्ञान में लेके जो आदेशित किया है कि राज्य सरकार पुनः नई सूची बना के 3 महीने के अंदर कोर्ट में दे, इसके लिए सरकार गंभीर है। हमारे जो है अधिकारी और सरकार इसमें मिलकर नई सूची जारी कर, नई सूची बनाने और आगे की जो रणनीति, आगे सरकार क्या करने वाली है, क्या जो फैसला है 2-4 दिन में सब क्लियर हो। ठीक है, राज शर्मा जी क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर? अब क्या कहें, जब भारतीय जनता पार्टी अपनी गलतियों की और जो खामियां करी उसको छिपाने की बार बार कोशिश करेगी तो हमारे कहने से भी क्या, ये तो हम जो भी कह लें ये तो इसी तरह होगा जैसे पानी में एक लाठी मार दो, इनके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आज भी एक बात कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि ये सरकार के मुंह पे तमाचा है। सरकार गड़बड़ करती है। मेरा ये कहना है किसी को भी हो, कोई भी वर्ग हो, अपर हो या लोअर हो, कोई भी वर्ग हो, अगर उसने एक बार नौकरी के लिए अप्लाई किया और उसकी नौकरी लग गई, सरकार की खामियों वजह से वो उस लायक था या नहीं था, लेकिन उसने नौकरी कर ली और उसने 6 महीने 8 महीने 10 महीने गया और उसके बाद फिर उसको नौकरी से निकालना पड़े, जैसा कि इनके लिए भी हुआ था, शिक्षा मित्रों के लिए भी हुआ था, तो ये बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। तो मेरा तो यही मानना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार भी क्या करे, योगी भी क्या करें बेचारे चीफ मिनिस्टर। मुझे तो समझ नहीं आता कि उनको ये उनके कार्यकाल में ये गड़बड़ी हुई कैसे। भाई जो है आरक्षण है, जितना है उतना सीधे से होती, सीधे से नौकरी देती, और आपको तो चुना भी ईमानदारी के लिए था, लेकिन आपकी ईमानदारी में ये काला धब्बा, आपके चेहरे में ये काली। और मैं ये मान सकता हूं कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये कला आज की नहीं है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ये जब से ही तत्पर थे तब से ये सरकार बनी है। और उस सरकार का खामियाजा क्या है, ये स्टूडेंट भूल रहे हैं जो बेचारे शिक्षा और नौकरी लग रहे हैं। और मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, कोई कुछ कह दे कि ये ओबीसी के खिलाफ है, शेड्यूल कास्ट के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है, ये पूरी देश की जनता के खिलाफ है भाई। ये ब्राह्मणों के भी हितैषी नहीं है, ठाकुरों के हितैषी नहीं है, वैश्य के हितैषी नहीं है, ये किसी चीज के हितैषी नहीं है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी जो है वो आइडियोलॉजी इनकी प्राइवेटिज्म में है। ये किसी को नियुक्ति सरकारी नहीं देना चाहते हैं, ये तो इत्तेफाक नहीं है। किसी भी तरह प्रकरण ऐसे करते हैं कि आदमी चाहे ठीक है अपना 20,000 15,000 की नौकरी करे। मैं इसी में कहना चाहूंगा, जैसा कि इनके राज शर्मा जी, मैं ये बताना चाहूंगा, आप जैसे बोल रहे हैं ना, ये ब्राह्मण के हितैषी नहीं, ठाकुर के हितैषी नहीं, मैं पूरे बात जोरदारी से कहना चाहूंगा, हमारे लिए हर व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो, ओबीसी हो, में समान नजरिए से और आरक्षण ये हमेशा बरकरार रहे, आरक्षण की नीति बरकरार रहे, उस पर भारतीय जनता पार्टी सदैव जोर देती है। आप लोग समाज में विघटन पैदा करने का और गलत डिवाइडिंग रूल के तहत सरकार चलाने का सदैव कार्य किया है। हमें आईना दिखाने का काम ना करें, हमें विरोधी हैं, ये देश के भविष्य से विरोधी हैं, ये देश के भविष्य के विरोधी हैं। मैं दावा करता हूं, अगर मिश्रा जी मैं एक और कहता हूं, आपने कहा सब आप आरक्षण विरोधी ही नहीं, आप पूरी जनता के आप जनता के खुशियों के विरोधी हो भाई। माता प्रसाद पांडे पर विपक्ष के नेता बनाए गए समाजवादी पार्टी के, आपके किसी प्रवक्ता ने नहीं कहा, बार बार कह दिया पांडे जी को क्यों बनाया, बार बार कह दिया पांडे जी को बनाया। ब्राह्मणों के आप रक्षक नहीं, वैश्य के आप रक्षक नहीं, मुस्लिम के आप नहीं, शेड्यूल कास्ट के आप नहीं, ओबीसी के आप नहीं, आप तो कंसर्न। प्लीज रुक जाइए। शिखा पाल जी क्या कुछ कहना चाहती है, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं आज की जो मीटिंग होनी है मैम, ये कहना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से बात अपनी पहुंचाना चाहते हैं, जो बैठक हो रही है उसमें अगर मध्यस्थता की कोई बात करी जाए, जो कि समायोजन की बात करी जाए, अभी भी सरकार के पास समय है, अगर वो चेतना चाहती है, इस मुद्दे का समाधान यहीं से करना चाहती है, विपक्ष के कटाक्ष से बचना चाहती है, तो क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम जो इस भर्ती में शामिल हुए थे ज्यादातर बीएड डिग्री धारक है, और हम लोग मैम ओवर एज हो चुके हैं, हमारा लगभग एकेडमी की वजह से इस भर्ती से भी बाहर रहे, तो मैम हम लोग को आगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पार्टिसिपेट करने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये मैम हमारे लिए जीने और मरने की बात है। इसी 69,000 में अगर हमारा चयन नहीं होता है तो मैम हमारी सारी डिग्रियां, सारा आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है शिखा जी होल्ड ऑन। नितेश सिंह जी आपको आवाज मिल रही है? जी मिल रही है जी। नितेश जी क्या कुछ कहना इस पूरे प्रकरण पर? मैम ये प्रकरण जैसे केवल आरक्षण और उसका ही नहीं है, हम लोगों ने 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए खैर पानी की टंकी पे बहुत दिनों तक किया,
और वो सारे वर्गों के लिए ही अच्छा था। लेकिन वही है, अब पता नहीं सरकार को क्या सूझा कि एक विशेष वर्ग को 6800 सूची दे दी, बिना जाने उन्होंने कुछ कैसे जान लिया कि 6800, क्योंकि कोई ऐसा डाटा नहीं सरकार द्वारा या विभाग द्वारा जारी किया गया था कि 6800 सूची का ही मतलब हुआ है घोटाला, या किसी भी मान लीजिए कुछ भी हुआ है। मतलब ये कोई भी ऑफिशियली डाटा नहीं है कि, और अगर ये आया है जो यहाँ से आदेश आया है और इसमें भी कोई नहीं जानता है ये केवल इसमें जनरल निकलेंगे या ओबीसी निकलेंगे या एससी निकलेंगे, क्योंकि इसमें निकलने का और जिला बदलने का भी बहुत सारी चीजें हैं। और माननीय जी को हम बता देना चाहते हैं कि इसमें 3 सूचियां आई थी, 2 नहीं। 67,867 के बाद एक थर्ड काउंसलिंग तृतीय हुई थी जो 6,696 पदों पे हुई थी, जिसका लास्ट यूआर का कट ऑफ था 66.49 एंड ओबीसी का 66.48। यहाँ तक कि बच्चे चयनित हुए थे। उसके बाद ये सब चीजें हुई और सिंगल बेंच से एटीआरई रोकने का आया था। मतलब एटीआरई में जिसने बच्चे ने अभ्यर्थी ने 97 से बिलो पाए वो अपनी कैटेगरी में जाएगा, इस तरह का आदेश था। और अगर और यही डबल बेंच में बदला है आदेश और शिक्षकों से भी छेड़छाड़ करने का आदेश आया है। तो वहां पे ये गलत आदेश आया, क्योंकि अगर आप इनको यूपी टेट में भी 82 से 90 छूट देंगे तो उसके बाद आप एटीआरई में भी 97 और 90 में 7 नंबर का डिफरेंस दे रहे हैं, तो ओपन कंपटीशन कहाँ से शुरू हुआ? हमें यही चीज नहीं बता दीजिए, ओपन कंपटीशन क्या हुआ वही हमें डिफाइन कर दें। ठीक है, आजम खान जी। देखिए मैडम, 2 चीजें हैं यशी जी। अगर जो कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम होता है वो क्वालिफाइंग ही माना जाएगा। जो ये कह रहे हैं दिनेश जी, क्या नाम उनका, तो जो पहला एग्जाम है वो क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम को फाइनल मेरिट के एग्जाम से हमेशा अलग रखा जाता है। जब फाइनल नियुक्ति होती है यानी एप्लीकेशन आया उसमें एग्जाम हुआ, तो जो हाईकोर्ट की डबल बेंच ने कहा कि आपने दोनों को मिक्सअप कर दिया। दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए था। आरक्षण के नियमों को आपको पालन फाइनल लिस्ट में करना चाहिए था, यानी जो रिक्रूटिंग एग्जाम है यानी भर्ती का जो एग्जाम है। 2 एग्जाम इन लोगों को होते हैं, एक क्वालिफाइंग एग्जाम होता है यानी सबको क्वालिफाई करना पड़ता है। आजम जी जरा नीतीश जी को सुन लेता। नीतीश जी, भर्ती के लिए एलिजिबल होता है और भर्ती का एग्जाम अलग होता है। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो भर्ती का एग्जाम है वो फाइनल माना जाएगा और उसमें आरक्षण के नियमों का पालन होना चाहिए। लेकिन अब जब नई सूची तैयार होगी तो अभी फिलहाल यही तो ये कह रहे हैं कि अब देखना होगा ना कि वो किस अकॉर्डिंगली भर्ती करते हैं। नई सूची अभी जो हाई कोर्ट ने कहा है कि आपको जो भर्ती का एग्जाम है उसके अनुसार आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए जारी करना पड़ेगा। आजम जी 1 सेकंड रुकिएगा प्लीज। नीतीश सिंह जी। जी मैम, देखिए मैम, एक यूपी टेट हमारी परीक्षा होती है, ठीक है, वहां पे भी मतलब अलग अलग क्यों है, मतलब यूआर को मतलब जनरल को 90 मार्क्स चाहिए, ठीक है, और ओबीसी को वहीं और एससी को 82 मार्क्स चाहिए। तो वहीं पे मतलब ये डिफरेंस क्यों दिया जा रहा है? अगर वो क्वालिफाइंग ही एग्जाम्स हैं सारे, तो फिर कहाँ से मतलब ओपन कंपटीशन कहाँ से शुरू हो रहा है? हमें वही बता दिया जाए। प्रदीप मिश्रा जी। तब मैडम 1 मिनट मेरी कमेंट ले लीजिए। तब तो ये पूरी व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं, ठीक है मैडम। अभी जैसे आईएएस का जो एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, और जो जनरल का कैंडिडेट है वो सिर्फ 4 अटेम्प्ट दे सकता है, ओबीसी कैंडिडेट 7 अटेम्प्ट दे सकता है, और जो एससी एसटी का कैंडिडेट है वो अपने 40 साल की उम्र तक यानी अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है। एज में फीस में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में आप लोग रिलैक्सेशन दे सकते हैं, लेकिन कभी भी आप प्रदीप मिश्रा जी, ठीक है रुकिएगा जरा, प्रदीप जी से जवाब लेते हैं। प्रदीप जी, समस्याएं तो आप सुन ही रहे हैं, सिर्फ ये कह देने से कि नहीं हमारी सरकार बहुत गंभीर है, मामले से पल्ला नहीं झड़ जाता है। जी देखिए, समझने वाली बात है, अभी 5 जनवरी 2022 को जो 6800 अभ्यर्थियों की जो चयन सूची आई थी, इस पे भी माननीय हाई कोर्ट ने संशोधन करने का आदेश दिया है कि जो इसमें आरक्षण की जो नीति थी, न्यायालय ने ये भी कहा है 13 मार्च 2023 की जो एकल पीठ के आदेश
जारी हुए थे उसमें संशोधन करते हुए ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति ओबीसी का व्यक्ति अगर जनरल का जो क्राइटेरिया है अगर उसमें वो फुलफिल करता है तो जनरल में मतलब उसको भी ओबीसी ही माना जाए। तो ऐसा करके प्रकरण है और माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश किया है हमारी सरकार उसको गंभीरता से ठीक उसका है, पालन ये करते देखना हुए होगा जो सूची जारी की जाती है उसमें क्या मानक होते हैं और क्या जो अभ्यर्थियों का वक्तव्य है क्या उसको कंसीडर किया जाता है इस लिस्ट में। आपका शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं यहाँ पर आज 69,000 शिक्षक भर्ती पर एक्शन। फिलहाल आज नई सूची तैयार करने के लिए हाईकोर्ट का आदेश है और सरकार इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल खास पेशकश में आता है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।